वर्तमान भी आप देख पा रहे हैं। अभिषेक शुक्ला सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत करीब से अगर आपको सोने को समझना हो और मार्केट जो किसी रॉकेट की भांति भागता है, मैं दिवाली के रॉकेट की बात कर रहा हूँ, वो किस दिशा में चला जाएगा पता नहीं होता है, तो आपको अभिषेक सर को कंटिन्यूअस सुनना चाहिए और वो बहुत आसानी से मार्केट की लैंग्वेज को डिकोड करेंगे आपके लिए, आपके प्रॉफिट के लिए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका अभिषेक सर। और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो हम इस ऑप्शन पर भी आएंगे, इन्वेस्टमेंट वगैरह को लेकर बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा शेयर मार्केट की मोटी समझ के लिहाज से हम अपने दर्शकों को समझाएं। लेकिन सबसे पहला सवाल, सोने और चांदी का जो व्यवहार चल रहा है, आज ही ऐसा हुआ है कि थोड़ी गिरावट के बाद जो सोने और चांदी का कॉस्ट है वो थोड़ा सा बढ़ा है। तो आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या स्टिल सोना अभी भी एक गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है या ये प्राइस करेक्शन का दौर चल रहा है? जी देखिए, सोने की प्राइसिंग के अगर अपन मोटे मोटे फैक्टर्स में जाएं तो सबसे पहला जो फैक्टर हो जाता है वो है सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी। हाँ। तो दुनिया भर के जो भी इमर्जिंग इकोनॉमीज जिनको हम कहते हैं, वहां पर ये रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से जो है लगातार खरीदारी चल रही है और ये खरीदारी आगे भी चलने की उम्मीद है, क्योंकि सारे देश जो है अब डॉलर को जो है अपने यहाँ पर कम करना चाह रहे हैं और डॉलर की जगह जो है उसकी भरपाई जो है वो गोल्ड से कर रहे हैं। तो जहां पहले ये देश जो है 10% तक सोना रखा करते थे अपने फॉरेक्स रिजर्व में, अब वो 15% 20% तक ले जा रहे हैं और आज के समय में जो है 15% हो चुका है और आगे 20 की भी उम्मीद की जा रही है। तो जब आप सोचिए कि कई सारे देश जो है अपने फॉरेक्स रिजर्व में इस प्रपोर्शन में बढ़ाते हैं, तो तेजी जो है होना लाजमी वाली बात हो जाती है। तो ये एक पहला फैक्टर हो गया सेंट्रल बैंक की खरीदारी वाला। तो ये अभी भी पॉजिटिव है और आगे भी पॉजिटिव रहने की ही संभावना है। दूसरा फैक्टर हमारा हो जाता है लिक्विडिटी वाला फैक्टर। तो जब भी लिक्विडिटी बढ़ती है, मनी सप्लाई बढ़ती है, तो ये सोने के लिए जो है पॉजिटिव होता है। तभी हम अगर देखें तो भारत में भी जो है 0.5% के करीब जो है आरबीआई ने जो है ब्याज दरें घटाई हैं। अमेरिका की बात करें तो फेड ने भी वहां पे जो है ब्याज दरें कम की हैं और जो है आने वाले समय में कुछ और कम करने के उन्होंने हिंट दिए हैं। तो ये चीजें भी जो है गोल्ड के लिए पॉजिटिव हो जाती हैं। तीसरे फैक्टर की अगर हम बात करें, करेंसी का वीक होना। तो जब भी करेंसीज वीक होती हैं तो वो भी गोल्ड के लिए पॉजिटिव होता है। तो इस समय अगर हम देखें कि जो जियो पॉलिटिक्स सिचुएशन चल रही है, उसमें भी कई सारे देशों का फिस्कल डेफिसिट जो है वो बढ़ रहा है। तो आप इसको लोकतंत्र की एक कमी कह दीजिए कि कई सारी लोक लुभावन योजनाएं जो है वोट लेने के लिए लाई जाती हैं, लेकिन जब देश में थोड़ा सा अर्थव्यवस्था जब कमजोर होती है तो उनको कट करने की जरूरत होती है, लेकिन वो कट हो नहीं पाता, सबको वोट चाहिए। तो उसके कारण जो है उसको कटौती तो होती नहीं है, लेकिन उसकी जगह जो है फिस्कल डेफिसिट बढ़ा लिया जाता है। ठीक। फिस्कल डेफिसिट जो है, जैसे अब यूरोप के देशों पर दबाव डाला जा रहा है कि वो अपना डिफेंस बजट बढ़ाएं और वो बढ़ा भी रहे हैं, तो वो बढ़ाने के लिए कहीं कटौती करनी चाहिए थी, वो नहीं कर रहे हैं, उसकी जगह वो अपना फिस्कल डेफिसिट ही बढ़ा रहे हैं। तो जर्मनी में यही हो रहा है, फ्रांस में भी यही हो रहा है, कई और देशों में भी यही हो रहा है। तो ये चीजें भी जो है पॉजिटिव हो जाती है। तो इन्फ्लेशन का जो डेवलप्ड कंट्रीज में जो बेंचमार्क 2% हुआ करता था, अब वो 3% उसको ले जा रहे हैं कई सारे देश। तो ये सारी चीजें जो है ये सिग्नल कर रही है कि महंगाई भी, हम जो है लो महंगाई वाले जो एनवायरनमेंट में जो पहले कभी चला करते थे विकसित देशों में, अब उसमें आने वाले कई सालों में नहीं रहेंगे। तो 3% जो है नया बेंचमार्क हो रहा है महंगाई के लिए। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं कि गोल्ड में अभी भी पॉजिटिविटी बनी रहेगी। और अगर हम ये डिस्कस करें कि थोड़ा सा भी बीच में करेक्शन हुआ तो करेक्शन बहुत ही मामूली हुआ है। आप तेजी को देखिए, तेजी का इतना बड़ा ग्राफ है आपका और गिरावट का भी, तो वो तो कुछ भी गिरावट नहीं हुई है। और अगर अपन हिस्टोरिकली भी बात करें, पिछले 70-80 साल के डेटा की भी बात करें, तो ज्यादा से ज्यादा सोने में जो गिरावट हुई है, ड्रॉडाउन जो हुआ है, वो 22% का हुआ है। तो अगर आपने 22% तक की गिरावट एब्जॉर्ब करने की क्षमता है तो डरने की कोई बात नहीं है। अभी भी जो है छोटे छोटे अमाउंट में जो है निवेश किया जा सकता है। जी जी। अभी शादियों का सीजन भी आने वाला है। आज तो चूंकि दाम थोड़ा सा ऊपर गया है, शादियों को लेकर खरीदारी भी चल रही है। सोना थोड़ा सा भारतीयों के दिल के करीब भी होता है, और अभी जब दाम गिरे तो लोग एकदम से मार्केट में पहुंचने लगे, लेकिन आज दाम फिर से बढ़ रहा है। आपको क्या लग रहा है कि वो जो करेक्शन चल रहा था या वो जो हल्का सा डाउनफॉल आया था, अब वो दोबारा आएगा या फिर ये प्राइस अब हायर एंड हायर होने वाले? सर
सोने की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा बड़े करेक्शन की मुझे उम्मीद नहीं है। तो अभी हो सकता है कि प्राइस करेक्शन की जगह कुछ समय टाइम करेक्शन हो जाए, कि कुछ हम्म। हफ्ता है, कुछ महीने जो है प्राइस जो है साइड वाइज रहे, उसके बाद नई तेजी हो। तो इसकी एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बिल्कुल मजबूत है और तेजी का बना हुआ है। जी बिल्कुल, ट्रेंड वैसा बना हुआ है। एक और बात है सर, सोने के साथ साथ चांदी का एक फैक्टर है। चूंकि अब चांदी सिर्फ ये नहीं रह गई है कि हम उसको जेवर गहने या जो खास किस्म के बर्तन उनके लिए रखते थे। अब तो चांदी चांदी जो है वो इंडस्ट्रियल भी एक बड़ी उसकी जरूरत पड़ी है, और खासतौर पे कोरोना के बाद बड़ी तब्दीली चांदी में आई है। चांदी को लेकर आपको क्या कुछ नजर आता है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का पर्पस हो या कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए या पर्सनल खरीदारी के लिहाज से देखा जाए, चांदी को लेकर सर? चांदी की अगर मैं इंडस्ट्रियल डिमांड की बात करूं तो इस समय सोलर पैनल जो है बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। और सोलर पैनल में जो है, एक सोलर पैनल में जो है करीब करीब 20 से 25 ग्राम जो है चांदी का इस्तेमाल होता है। दुनिया में जिस तरीके से जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनर्जी सोर्सेस की बात हो रही है, जगह जगह सोलर पैनल लग रहे हैं, तो ये अच्छी खासी डिमांड जो है सिल्वर के लिए क्रिएट कर रहे हैं। इतनी कर रहे हैं कि अभी सप्लाई भी नहीं हो पा रही, तो ये एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव फैक्टर है। दूसरी चीज़ों को अगर हम बात करें तो चांदी में कुछ नए डेवलपमेंट भी हो रहे हैं, जैसे कि सुनने में आ रहा है कि आरबीआई जो है अब गोल्ड लोन की तरह सिल्वर लोन भी अलाउ करने जा रहा है। तो सिल्वर को भी कोलेटरल के तौर पे रखकर जो है लोन लिया जा सकता है। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। यूएस में भी बात की जा रही है कि इसको जो है क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट में जो है डालेंगे। तो ये एक फैक्टर जो है एक इंडस्ट्रियल लेवल से जो है इसको एक अलग लेवल पे लेके आ रहा है। एक फाइनेंशियल सिस्टम का भी जो है एक पार्ट जो है सिल्वर आने वाले समय में और अच्छे से हो सकता है। तो ये फैक्टर्स भी जो है काफी पॉजिटिव है अभी। लेकिन सिल्वर क्योंकि एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है तो वोलेटाइल थोड़ा ज्यादा रहेगा। हम्म। मतलब कहने का ये है कि जैसे सोना हर ज्यादातर आम भारतीय की बात कर ले, सोना हर किसी की रीच और अप्रोच तक है नहीं। चांदी का तो अब इंडस्ट्रियल रुतबा भी बढ़ गया है, तो जिनकी रीच में सोना नहीं है उनके लिए चांदी भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, दोनों पर्पज से ये तय माना जाए, इसमें कहीं बिल्कुल, शक और शुबा नहीं है सर। रीच वाली एक समस्या नहीं है, क्योंकि आपके पास ईटीएफ जैसे ऑप्शंस हैं जहां 60 रुपए 100 रुपए तक की यूनिट के प्राइस हैं। तो आप हर व्यक्ति जो है चाहे तो उसमें कर सकता है, अपनी क्षमता के अनुसार जो है ईटीएफ की यूनिट ले सकता है। तो जरूरी नहीं है हम्म। कि आप 1 तोला लो 2 तोला लो, आप जैसी चाहे अपनी कैपेसिटी हो उस हिसाब से ले सकते हैं। हम्म। जी, ये एक बड़ी अच्छी बात आपने याद दिला दी है। एक तो हम जाते हैं, जो एक ट्रेडिशनल तरीका है, हम सुनार के वहां पहुंचे, हमने जेवर ले लिए या सोने का कुछ एलिमेंट ले लिया। एक और आजकल बड़ा चलन में है सर, डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड की खरीद को आप कैसे देख रहे हैं? और ये अच्छी खासी तादाद में बढ़ी भी है। थोड़ा सा डिजिटल गोल्ड के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज। देखिए, सबसे बेहतर तरीका जो गोल्ड खरीदने का मैं मानता हूँ वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। कि ओके। उसमें आपको 2% का तो ब्याज भी मिल जाता है, तो आपकी 2% की डाउन साइड वैसे ही प्रोटेक्ट हो जाती है। मेच्योरिटी तक आप रखते हैं तो आपके लिए टैक्स फ्री भी हो जाता है। तो उससे बढ़िया तो कुछ नहीं है। लेकिन अब सरकार जो है नए गोल्ड बॉन्ड जारी नहीं कर रही है, और इस समय पुराने जो है थोड़े से प्रीमियम पर चल रहे हैं। तो अगर ये प्रीमियम अगर नॉर्मल रेट पे आ जाए तो चाहे तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। दूसरे डिजिटल फॉर्म के जो है बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन सबसे बेहतर जो है मैं इसमें ईटीएफ मानूंगा। तो कई सारी कंपनियों के आपको ईटीएफ मिल जाते हैं, म्यूचुअल फंड्स मिल जाते हैं, क्योंकि ये थोड़े ज्यादा बेहतर रेगुलेटेड हैं दूसरे जगह जो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं उसके अनुपात में। तो ये एक बेहतर ऑप्शन है जो आप जा सकते हैं। तो पहला गोल्ड, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, अगर आप वो सही प्राइस पर वो उपलब्ध हो जाए। दूसरा आप ईटीएफ है, फिर म्यूचुअल फंड, फंड ऑफ फंड जो चल रहे हैं इस समय, ये ज्यादा बेहतर है। क्योंकि कई सारे जो एप्स हैं, बहुत सारे आजकल मैं देख रहा हूँ, वो उतने ऑथेंटिक से नहीं लगते। बहुत सारी प्लेटफॉर्म आ गए हैं, ये सब आ गए हैं। तो बेटर है कि आप जो रेगुलेटेड है, सेबी रेगुलेटेड चीजें हैं, उनमें करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। एक सर मार्केट से जुड़ा एक सवाल भी है, चूँकि अब आपने वो बात याद कही तो मुझे याद आ गया। ऐप के थ्रू आजकल बहुत सारे छोटे-छोटे ऐप आ गए हैं, वो सीधे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कराते हैं। थोड़ा-सा जो पहले सिर्फ नामचीन लोग हुआ करते थे, तो वो एक झमेला भी कहीं न कहीं इन ऐप्स के ज़रिए खत्म हुआ है, और अब लोग सीधे शेयर मार्केट से इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक टिप्स आ जाती है, टिप्स के बाद लोग उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं।
मैं मार्केट को लेकर समझना चाह रहा हूँ कि आज एक खबर ये भी आई है कि ये जो अगला हफ्ता रहने वाला है वो मार्केट के लिहाज से, शेयर मार्केट के लिहाज से बहुत बम रहने वाला है, बहुत बेहतरीन रहने वाला है। क्या आपके प्रेडिक्शन आपका जो एनालिसिस है वो भी यही कहता है? कि शेयर बाजार की अगर हम बात करें तो लगभग 1.5 साल से शेयर बाजार चला नहीं है। तो जहाँ सोने चांदी की दौड़ चल रही थी, शेयर बाजार हमारा शांत था। तो हाँ। उसके भी पीछे जो है कुछ कारण थे। पर अब अगर हम बात करें तो बहुत सी चीजें शेयर बाजार के लिए पॉजिटिव हो गई हैं। तो पहला अगर हम बात करें जीएसटी में जो कट हुआ है, उससे जो अब आने वाले समय में जो नतीजे आएंगे कंपनियों के, काफी अच्छे पॉजिटिव आने की उम्मीद है। जीएसटी कट के कारण जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन भी देश में बढ़ रहा है। दूसरा, आरबीआई ने जो है इंटरेस्ट रेट भी कट किए हैं, सीआरआर में भी कटौती की गई है। तो लिक्विडिटी जो टाइट थी वो अब जो है बेटर हो रही है। तो उस बेटर लिक्विडिटी का साथ में जीएसटी का जो इफेक्ट आना है वो अभी तक बाजार में नहीं आया है, वो आना हाँ। चाहिए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस पूरे 1.5 साल में दुनिया भर के मार्केट्स ने परफॉर्म किया है, हमारे मार्केट ही शांत रहे हैं। तो अब हमारा भी चलने का समय आ चुका है। तो यूजुअली बाजार में अगर हम करेक्शन की हिस्ट्री देखें तो ऑन एवरेज 16 महीने के आसपास का करेक्शन का पीरियड होता है। तो लगभग हम उसके आसपास आ चुके हैं। तो बाजार में भी जो है, अब शेयर बाजार में भी जो है पॉजिटिव होना चाहिए। तो जो सोना चांदी की तरफ जा रहे हैं उनको थोड़ा इधर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि आम आदमी जहाँ तेजी चल रही है वहीं जाता है, फोमो शुरू हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग जी। आउट। तो एक एक जनरल रूल ऑफ थंब जो मैं फॉलो करता हूँ कि कोई भी एसेट क्लास अगर अपने औसत रिटर्न से 5 गुना जो है 21 साल में दे दे तो वहां पे आपको थोड़ा हल्का हो जाना चाहिए, और अगर कोई दूसरा एसेट क्लास जो अपने औसत के नीचे चल रहा हो वहां पे आपको चला जाना चाहिए। तो इस समय जैसे मैं बात करूं, गोल्ड के हिस्टोरिक रिटर्न जो है 12% के आसपास रहे हैं, लेकिन आप पिछले 1 साल का देखेंगे तो 60% से ऊपर हुआ जा रहा है। सिल्वर का 60% से ज्यादा ऊपर हुआ जा रहा है। शेयर मार्केट की अगर हम बात करें 12% रहा है, लेकिन पिछले 1.5 साल का जो है ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। तो यहाँ पर अब जो है थोड़ी ज्यादा मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है, और ओवरऑल शेयर बाजार जो है आने वाले 6 से 1 साल में अच्छा चलना करना चाहिए, क्योंकि जो फैक्टर जो हमने डिस्कस किए वो उनका असर दिखाने का अब समय आ रहा है। इसी से जुड़ा एक और सवाल है, ये थोड़ा सा मेरा पर्सनल चॉइस का भी सवाल कह सकते हैं, पर दर्शकों को भी ये पसंद आएगा। आपने कहा कि करेक्शन का एक टाइम पीरियड जो मोटा मोटी 16 महीने होता है वो लगभग हो गया। मेरा ख्याल है एक सवा साल से 1.5 साल होने को आया। रफ्तार बड़ी अजीब सी है मार्केट की। इसी बीच एक बड़ा और गजब मतलब अजीब ही मैं इसे कहूंगा, मार्केट की कम समझ के लिहाज से, आप तो चूंकि उसके विशेषज्ञ हैं, आईपीओ बड़े लड़खड़ाए हैं इस बीच। जबकि एक दौर आया था कि आईपीओ आईपीओ और एलआईसी ने तो एकदम बूमा बूम कर दिया था आईपीओ के मार्केट को, बिल्कुल नॉर्मलाइज जैसी बात हो गई थी। आईपीओ बड़े लड़खड़ाए हैं। क्या जब ये मार्केट खुद को करेक्ट कर रहा है, आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो बेहतर जाने वाला है, तब आईपीओ में भी कुछ सुधार होगा? पिछले कई बड़े बड़े दिग्गज आईपीओ लड़खड़ा गए हैं। ये सही बात है। अब क्या है कि बाजार पहले से बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गया है। तो कोई भी आईपीओ आ रहा है, अगर कंपनी ग्रोथ वाली नहीं है और आईपीओ का जो वैल्यूएशन है बहुत ऊंचा है, तो बाजार में वो अच्छा कर नहीं पाते। और वहीं अगर एलआईसी की अगर बात करें तो एलआईसी का एक तो साइज बहुत बड़ा था, इतना बड़ा साइज का जो है भारत के इतिहास का जो है वो आईपीओ था, सबको ही मिल रहा था। और जो वैल्यूएशन वाली चीज थी वो एक इशू था। और साथ में सरकार की जो होल्डिंग है उसमें काफी बड़ी थी, और नियम अनुसार जो है वो 75% के नीचे लानी होती है। तो जब आपको 75 से नीचे लानी होती है तो ओएफएस लाना होता है, ओएफएस यूजुअली नीचे के प्राइस पे होता है। तो ये वो फैक्टर थे कि एलआईसी जैसा आईपीओ जो है नहीं चल पाया। लेकिन अगर अच्छा आईपीओ है, ग्रोथ वाली कंपनी है, और साथ में जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कुछ पैसा छोड़ा जा रहा है वैल्यूएशन के रूप में, तो वो अच्छा करते हैं। अभी आप एलजी का आईपीओ देखें तो काफी बड़े साइज का आपने तो बड़ी आईपीओ, उम्मीद बढ़ा दी अभी 50% एलजी से ने। के हाँ। ऊपर जो है वो लिस्टिंग गेन दिया। और ये काफी ज्यादा लोगों को मिला भी। लोगों की शिकायत रहती है कि अच्छा आईपीओ मिलता नहीं है। तो एलजी की बात करें तो 3 में से 2 लोगों को तो मिला ही है। तो अगर अच्छा हाँ। आईपीओ है, जहां पर जो है आईपीओ के लिए जो पैसा रेस किया जा रहा है वो कंपनी की ग्रोथ में लगने वाला है, ना कि सिर्फ प्रमोटर के एग्जिट के लिए, तो ठीक। ऐसे आईपीओ जो है अच्छा करते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी स्टडी करने की जरूरत होती है। भेड़ चाल में जो है कोई भी आईपीओ पे पैसा नहीं लगाना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि कंपनी जो है पैसा किस पर्पस के लिए रेस कर रही है, वो बहुत जरूरी होता है। जी। मतलब रिसर्च और थोड़ी पढ़ाई तो ऑब्वियसली जरूरी जी है। जी। और या फिर जहां भी आप मिल जाए, जिस भी प्लेटफॉर्म पर अभिषेक सर नजर आ जाए आपको, आप थोड़ा सा उन्हें पढ़ें, सीखें, समझें। मार्केट आपको लगता बहुत आसान है, पर जैसे जैसे आप उसमें अंदर जाएंगे, उसमें बड़े पेचोखम है। लिहाजा
जानकारों को फॉलो करें और इसी तरह से हमारे साथ भी जुड़े रहें ताकि हम ये तमाम चीजें बहुत आसान तरीके से आप तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपके साथ हम जुड़ेंगे और इसी तरह की चर्चा करेंगे। जाहिर तौर पर सोने चांदी को लेकर भी होगी और बाजार को लेकर भी होगी। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे। नमस्कार।